हाँ जी गर्ल्स, देखो 5th पॉइंट है malware. The hackers designs a malicious software and install on the IT and computer systems without the user knowledge. जो पर्सन यूज कर रहा है पर्टिकुलर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, उसकी नॉलेज के में, यानी कि उस पर्सन को पता ही नहीं है, और जो हैकर है उसके द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जाता है जो उसके सिस्टम को बंद करने में या फिर उसके सिस्टम को खराब कर सकता है. ठीक है. यस मैम. और मैम एक बार 6 पॉइंट भी बता देना. ठीक है. और इसमें हम किन किन को इंक्लूड करते हैं? इसमें हम स्पाईवेयर, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, इन सबको इंक्लूड करते हैं. इसमें क्या होगा, इजीली ही किसी भी पर्सन का जो सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको स्वाइप किया जा सकता है और सिस्टम को इन्फेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैम जो है जो तुम्हारा, एक ट्रोजन हाउस वगैरह है, ये ये रैंसमवेयर वगैरह, ये मैम क्या है? ये कोई सॉफ्टवेयर है ये क्या? सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है. ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है. वायरस, ट्रोजन हॉर्स, टाइम बॉम्ब, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये क्या है, मेलवेयर की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उनके नाम है. और ये डेवलप किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ओके मैम. उसके बाद देखो बोट्स है. बोट्स क्या है? ये भी एक तरीके के ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. द बोट्स आर सम ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड हार्मफुल प्रोग्राम्स दैट थ्रेटन ई कॉमर्स बिजनेसेस. ठीक है. ये भी हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस को खराब करते हैं. द बोट्स आर ओफन बिहाइंड द इंस्टॉलेशन ऑफ मालवेयर. जो हम मालवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं, उस इंस्टॉलेशन के साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम्स भी डेवलप कर दिए जाते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं और जो भी सेंसिटिव डाटा है वो चोरी किया जा सकता है. मैम बोट्स भी मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है यहाँ पे. प्रोग्राम है ये एक तरीके के प्रोग्राम है. और जो मैलवेयर हैं वो एक ओके. तरीके के सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर के साथ उन प्रोग्राम्स को डेवलप करके और चोरी करने की कोशिश की जाती है, हैकिंग करने की कोशिश की जाती है. अब देखो, सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हायर करती है मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, टारगेटेड मेलवेयर है, कस्टमर डाटा थेफ्ट है, स्किल शॉर्टेज, ये जो इश्यूज हैं उन इश्यूज के प्रेशर्स को कम किया जा सके. द बिजनेसेस विच आर स्मॉलर इन साइज. जो बिजनेस छोटे साइज के हैं और उनका इतना बजट नहीं है कि वो स्पेसिफिक जो भी सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनको अफोर्ड कर सकें, एंड हैव बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, आर अनएबल टू एम्प्लॉय आईटी स्टाफ. जो कि आईटी स्टाफ को हायर नहीं कर सकते और कंसल्टेंसी सर्विसेज सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं ले सकते, तो उनके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला गया है. टू ओवरकम द कंबाइंड इशू ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, लैक ऑफ टाइम एंड लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. यहाँ पर जो भी कंबाइंड इश्यूज थे, एक्सपर्टाइज की कमी के लिए, टाइम की कमी के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कॉन्सेप्ट को लाया गया है. किनके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए. ठीक है. तो जो आइडिया है एमएसएसपी का, उसको ओरिजिनेट किया गया है आईएसपी के थ्रू. आईएसपी में से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में से, आईएसपी जो है वो मेनली सभी यूज कर सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी, लेकिन जो मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, इसका जो आइडिया है वो मेनली जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इतना बजट नहीं है कि वो एक्सपर्टाइज जो आईटी स्टाफ्स हैं उनको हायर कर सके, तो उनके लिए ये दिया गया है. द ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज. जो ऑनलाइन बिजनेस रिलेट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से, टेलीकॉम सेक्टर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आर इंगेजिंग द मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज. वो क्या कर रहे हैं? मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं. द फंक्शंस ऑफ ए मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर.
जो फंक्शन है एक मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर का, वो इंश्योर करना है कि जो भी आईटी सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर जो भी यूजर्स हैं जिस भी सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं वो सेफ, सिक्योर और कॉम्प्लाइंट रहेंगे। अब है कैटेगरीज ऑफ मैनेज्ड सर्विसेज। देखो इसमें कैटेगरीज दी गई हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ मैनेज्ड सर्विसेज। कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएंगी? इनसाइट कंसल्टिंग, इसके अंदर इंटीग्रेशन की जाती है अदर प्रोडक्ट्स की। सपोर्ट आफ्टर इफेक्ट एंड इमरजेंसी इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कोई इंसिडेंस एकदम से हो जाता है उसके लिए सर्विस दी जाएगी। अटैक के रिलेटेड आपको सपोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें इनसाइट कंसल्टिंग में आ जाएगा। फिर है कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग, इसके अंदर लगातार नजर रखी जाएगी द लॉग्स फॉर चेंजेस इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है जिससे कि जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनको वियोलेट तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग के अंदर देखी जाएंगी। फिर आ जाएगा मैनेज्ड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी थ्रेट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर है पेरीमीटर मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स नेटवर्क, इसके अंदर क्या किया जाएगा? ये फायरवॉल मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी थ्रेट होते हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इसके अंदर देखो ये इंक्लूड करते हैं स्कैनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को स्कैन करने से रिलेटेड काम, और अटेम्प्टिंग टू हैक द एप्लीकेशन सो दैट एनी वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट विल बी फाउंड, कि यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह को अगर हैक किया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटी है उसका पता लगाने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे मैनेज सर्विस प्रोवाइडर बताए गए हैं आईबीएम के द्वारा। तो इनमें से तुम याद कर सकते हो, फायरवॉल मैनेजमेंट है जैसे, सिक्योरिटी रिच वेब गेटवे मैनेजमेंट, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। तो इनमें से दो चार नाम जो याद हो जाए वो कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये। फिर आ जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म to assure the integrity and security of each of the electronic transaction, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम सिक्योरली किया जा सके, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देखो क्या होती है, इसके अंदर टू कीज का यूज किया जाता है। एक तो पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है, जिसके अंदर इन पब्लिक और प्राइवेट कीज की हेल्प से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है डाटा को। क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके by encrypting data into a unreadable format, डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। सिर्फ वही पर्सन जो प्राइवेट की के बारे में जानता है, जिसके पास प्राइवेट की है, वो उस प्राइवेट की के थ्रू उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। यानी कि जो साइफर टेक्स्ट था उसको प्राइवेट की का यूज करके डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में बना लिया जाता है, यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में उसको चेंज कर लिया जाता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है यूज करती है पेयर ऑफ कीज को, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, जबकि जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें सिर्फ एक की ही एनक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है। The advantage of the dual key technique is that it allows the businesses to give away their public key to anyone। देखो इसमें क्या किया जाता है, अगर पब्लिकली कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना है तो इसमें जो पब्लिक की होती है वो पब्लिक को दे दी जाती है ताकि जो भी मैसेज है वो पब्लिक की का यूज करके किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके। उसके बाद क्या किया जाएगा, द सेंडर कैन देन एनक्रिप्ट द मैसेज, उसके बाद जो सेंडर है वो एनक्रिप्ट करेगा मैसेज को पब्लिक की सहायता से
और उसको भेज देगा इंटेंडेड बिजनेसमैन ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट का यूज करके उसको सेंड कर देगा। फिर यहाँ पर जो बिजनेसमैन जिसके पास प्राइवेट की है वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा और फिर उस मैसेज को वो पढ़ सकता है। वो जो प्राइवेट की होती है वो पब्लिकली नोन नहीं होती। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है। फिर आ जाएगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे मान लो हमसे टू वे वेरिफिकेशन आजकल मांगी जाती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे कि जो ओटीपी है वो हमारे मेल पे भी आता है और मोबाइल नंबर पे भी आता है। तो इस टाइप से टू स्टेप जो वेरिफिकेशन की जाती है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू वैलिडेटिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाता है। मैनी टूल्स आर अवेलेबल। यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि किसी भी यूज़र की ऑथेंटिसिटीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, और यूज़र को अलो किया जाता है कि वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो। ठीक है। आज के टाइम में फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी बोला जाता है, जिसमें जो ओटीपी है वो ईमेल और मोबाइल नंबर पे आता है। फिर आ जाएगा यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर है यहाँ पर वो वर्क कैसे करता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वो वर्क करता है। टू म्यूचुअली ऑथेंटिकेटिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज। द इंडिविजुअल हु क्रिएट्स द डिजिटल सिग्नेचर, जो पर्सन यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर रहा है वो प्राइवेट की का यूज करता है इनक्रिप्ट करने के लिए सिग्नेचर्स को, while the only way to decrypt the data is with the सिग्नेचर जिसने किए हैं उसकी पब्लिक की के थ्रू। तो यहाँ पर भी दोनों ही पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज किया जाता है। जो प्राइवेट की है, द प्राइवेट की हैज बीन केप्ट विद द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस पर्सन का वो डॉक्यूमेंट है प्राइवेट की उसी के पास रहेगी कॉन्फिडेंशियल। दूसरे जो लोग हैं वो पब्लिक की का यूज करके उसको फ्रीली शेयर कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड बाय द टेक्नोलॉजी कॉल्ड हैश विच इज यूज्ड टू जनरेट ए यूनिक आइडेंटिफायर टर्म्ड एज सिग्नेचर। यहाँ पर बताया है इन्होंने कि आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हैश को यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है इसको यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर टर्म को, जैसे कि सिग्नेचर थ्रू विच द डॉक्यूमेंट इज साइन, जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया है। एवरी डॉक्यूमेंट हैज ए यूनिक हैश। हर एक डॉक्यूमेंट का यूनिक हैश होगा और यूनिक सिग्नेचर होगा। ठीक है। इट इज बीइंग डन टू एंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज यूनिक टू द ओनर। इसका मतलब क्या हुआ? ये एंश्योर करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो यूनिक है ओनर के लिए, और कोई भी उस डॉक्यूमेंट को टेम्पर नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बना सकता उनके डॉक्यूमेंट्स की और उनके सिग्नेचर्स की। अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी टू प्रोवाइड नॉन रेपुटेशन ऑफ द मैसेज, द डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन। सिर्फ यहाँ पर डुप्लीकेशन ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है उस पर्सन को, ताकि उसकी डाटा इंटीग्रिटी बनी रहे। तो इसमें देखो कुछ यहाँ पर बताया गया है। लेट अस ब्रीफली सी हाउ दिस इज अचीव्ड बाय द डिजिटल सिग्नेचर। तो सबसे पहले है डाटा इंटीग्रिटी। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? इन केस एन अटैकर हैज एक्सेस टू द डाटा। अगर डाटा के ऊपर हैकर का एक्सेस हो गया अटैकर का, ठीक है, और अगर वो उसको मॉडिफाई करता है, द डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एट रिसीवर एंड फेल्स। तो क्या होगा? ये लास्ट टाइम पे जाकर जो इसकी वेरिफिकेशन है रिसीवर के पास वो फेल हो जाएगी। द हैश ऑफ मॉडिफाइड डाटा एंड द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम विल नॉट मैच। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो भी हमने हैश मॉडिफिकेशन की थी डाटा की वो मैच नहीं होगी, और रिसीवर जो है कैन सेफली डिनाई द मैसेज एज्यूमिंग दैट द डाटा इंटीग्रिटी हैज बीन ब्रीच्ड। जो रिसीवर है वो सेफली डिनाई कर देगा। अगर उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो उसको सिंपली डिनाई कर देगा, जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। फिर आ जाएगा मैसेज ऑथेंटिकेशन।
व्हेन द वेरीफायर वैलिडेट द डिजिटल सिग्नेचर, जब पब्लिक की का यूज करके कोई पर्सन अगर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ही इज एश्योर्ड दैट सिग्नेचर हैज बीन क्रिएटेड ओनली बाय सेंडर हु पोजेस द कोरस्पॉन्डिंग सीक्रेट प्राइवेट की एंड नो वन एल्स। तो इसमें क्या होगा कि जिस पर्सन ने डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया है उसने यहाँ पर प्राइवेट की का यूज किया था और वो प्राइवेट की सिर्फ उसी पर्सन को पता है, तो सेकंड पर्सन जो है इजीली उसके डाटा को ब्रीच नहीं कर सकता। फिर आ जाएगा नॉन रेप्यूटेशन। नॉन रेप्यूटेशन में वही है सेम चीज की डुप्लीकेशन नहीं की जा सकती आपके डॉक्यूमेंट की और आपके सिग्नेचर की, ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। फिर है यहाँ पर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में देखो क्या है, ए ड्राइवर्स लाइसेंस इज एक्सेप्टेड बाय न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन both public and private as a form of identification due to the legitimacy of the issuer। इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी लाइसेंस है उसको एक्सेप्ट किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि उसकी लेजिटिमेसी को बनाए रखा जा सके। और ये जो इशू की जाती हैं ये गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाती हैं। Since organizations understand the process by which someone can obtain a driver's license, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें वो प्रोसेस जो है अंडरस्टूड होती है कि किस तरीके से ड्राइवर्स लाइसेंस को ऑब्टेन करना है। दे कैन ट्रस्ट द issuer verified the identity of the individual to whom the license was issued। तो यहाँ पर जिस पर्सन को यहाँ पर लाइसेंस इशू किया जा रहा है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है उसकी आइडेंटिटी की। ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्फिडेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक की एंड द एंटिटी दैट ओन्स द कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की। और इसमें क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है एक मैकेनिज्म के थ्रू जिसमें ये कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश किया जाता है कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है पब्लिक की के थ्रू और उस एंटिटी के थ्रू जिसके पास पर्टिकुलर प्राइवेट की है। फिर आ जाएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिमिलर होती है नोटरी पब्लिक के, एक कॉमनली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। और ये जो है एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है। ई कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज आर द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ए पासपोर्ट ऑफिस इन द गवर्नमेंट। ये क्या कह रहे हैं, इन ई कॉमर्स में सर्टिफिकेट अथॉरिटीज आर द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ पासपोर्ट ऑफिस इन द गवर्नमेंट दैट कंसर्न डिजिटल सर्टिफिकेट एंड वैलिडेट द होल्डर्स आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के जो पासपोर्ट ऑफिसेज होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हैं, जो कि यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट्स और उसकी वैलिडेशन उसकी आइडेंटिटी और जो भी उसकी अथॉरिटी है उससे रिलेटेड काम करती है। अब देखो यहाँ पर है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। सिक्योर सॉकेट लेयर्स देखो यहाँ पर क्या है, ये भी मेनली पब्लिक की और प्राइवेट की के लिए ही काम करते हैं। तो देखो सिंपली मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि ये क्या होते हैं। SSL ये इस एक टाइप के जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। ये भी जो है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ही यूज़ करते हैं जिसमें डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए 2 कीज़ का यूज़ किया जाता है। एक पब्लिक की है, ठीक है, और एक प्राइवेट की है। जो पब्लिक की है उसको पब्लिकली यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जिसे हर एक पर्सन जानता होगा, और जो प्राइवेट की है वो केवल जो मैसेज कर रहा है जो पर्सन या फिर जो रिसीवर है सिर्फ उसी को पता होगा। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है नेटवर्क स्टैक्स का यूज़ किया जाता है और इसमें ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर्स का यूज़ किया जाता है। जो नेटवर्क स्टैक है वो ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर के साथ मिलकर काम करता है और फिर पब्लिक और प्राइवेट कीज क्रिप्टोग्राफी का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि हम URLs वगैरह का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो जिसमें हम HTTP जो वर्ड है जैसे उसके साथ अगर S लगा देते हैं तो यहाँ पर S जो है वो किस लिए लगाया जाता है, ताकि उसको सिक्योर किया जा सके, सेफ किया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो वेब सर्वर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, नेटस्केप नेविगेटर होते हैं, सभी SSL को सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। और इसके अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा जो कॉन्फिडेंशियल यूज़र इंफॉर्मेशन होती है जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह हो गए
उनको भी रिसीव करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली क्या है कि पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को ही यूज करके और सेम वही प्रोसेस फॉलो की जाती है कि अगर हमें मैसेज सेंड करना है तो हम पब्लिक की का यूज करेंगे जिसे हर एक पर्सन जानता है, और अगर यहाँ पर जो रिसीवर है उसको सिर्फ प्राइवेट की का पता होगा, जो उस प्राइवेट की का यूज कर कर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसएसएल है वो ऐसे डाटा को भी इनक्रिप्ट करते हैं जिसमें हमें हाईली सिक्योरिटी चाहिए, और इसके अंदर हम इंटरनेट के ऊपर जो भी फाइल्स भेजते हैं चाहे वो एफटीपी हैं, एचटीटीपी हैं, ठीक है, या फिर टेलनेट हैं, उनमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा अगर हम मान लो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी एसएसएल के थ्रू सिक्योर की जा सकती है, और इसमें जो भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको टीसीपी आईपी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर सिक्योर किया जाता है। अब इसमें देखो यहाँ पर बताया है इन्होंने, टीसीपी आईपी एप्लीकेशन का हमारा हो गया, ठीक है, इसमें भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को यूज कर कर हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। SSL offers comprehensive security by offering authentication and encryption at the client एंड द सर्वर साइड्स। ऑथेंटिकेशन बिगिंस, ऑथेंटिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है एसएसएल सर्वर को कनेक्शन के लिए, क्लाइंट सेंड करेगा पब्लिक की सर्वर को, ठीक है, व्हेन इन टर्न्स जनरेट ए रैंडम मैसेज, और फिर वो एक रैंडम मैसेज जनरेट कर देगा, सेंड इट बैक टू द क्लाइंट, और वो क्लाइंट को वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो क्लाइंट है यूज करेगा प्राइवेट की को ताकि उस मैसेज को एनक्रिप्ट किया जा सके जो कि सर्वर से उसे रिसीव हुआ है, और फिर वो उसको वापस भेज देगा। ऑल द सर्वर हैज टू डू एट दिस पॉइंट इज डिस्क्रिप्ट द मैसेज। इसमें क्या किया जाएगा, सर्वर पब्लिक की का यूज कर उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा जो ओरिजिनल मैसेज क्लाइंट को भेजा गया था। इफ द मैसेज मैच, अगर मैसेज मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सर्वर नोज दैट इट इज फॉर्म ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेटिंग विद द इंटेंडेड क्लाइंट, कि यहाँ पर हम क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आप एसएसएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले की पेयर्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे सर्वर पे। सेकंड, डिमांड ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को डिमांड किया जाएगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से। फिर सर्टिफिकेट सेटअप किया जाएगा, फिर एसएसएल को एक्टिवेट किया जाएगा सिक्योरिटी फोल्डर पे और डायरेक्टरी पे। इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू एक्टिवेट एसएसएल ऑन ऑल द डायरेक्टरीज बिकॉज द एनक्रिप्शन ओवरहेड क्रिएटेड बाय एसएसएल डिक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि पर्टिकुलर हर एक डायरेक्टरी पे आपको एसएसएल को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर एसएसएल को एक्टिवेट कर सकते हैं सिक्योरिटी फोल्डर्स पे एनक्रिप्शन का यूज करके। फिर यहाँ पर देखो कुछ मेजर एडवांटेजेस बताई हैं एसएसएल की, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, इसमें हमें काफ़ी अच्छी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो जाती है। एसएस लिमिट है, इसके अंदर हम जो भी सर्वर्स डायरेक्टरीज फाइल्स सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनकी एक एसएस लिमिट होती है। डाटा इंटीग्रिटी और डाटा प्रोटेक्शन आ जाएगी इसके अंदर। डाटा को मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर एसएसएल को यूज़ किया जा रहा है, सिक्योर सॉकेट लेयर्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, ये गारंटी करते हैं कि आपका जो डाटा है वो एक्सचेंज नहीं होगा। और इसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स डाटा इंटीग्रिटी, ये डाटा इंटीग्रिटी को भी प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन शेयर, ये अलो करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज टू बी शेयर, कि थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके बाय ब्रोकर्स एंड सर्वर्स वाइल रिमेनिंग इनएसेसेबल। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज दी गई हैं इसकी। इजी इंक्रिप्शन है इसके अंदर, तो जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं वो इजीली हैक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसमें देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यूजेस ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट शोज डाउन द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन ए वेबसाइट, कि कई बार क्या होता है ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और इट इज़ बिकॉज बिफोर द यूजेस ऑफ एनी डाटा इट अंडरगोज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, हाउएवर दिस स्लोज डाउन द, यानी कि हर एक डाटा की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की वजह से जो परफॉर्मेंस स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है वेबसाइट्स पे।
एक्सपेंसिव होती हैं ये, ठीक है। इसके सेटअप को सेट करना, SSL सर्टिफिकेट्स पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, यहाँ पर उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। उसकी मेंटेनेंस और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं। एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ SSL सर्टिफिकेट, एक बार अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो वो दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है। अगर जो SSL सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होता है, देन एनोइंग पॉपअप स्टार्ट कमिंग अबाउट द एक्सपायरेशन ऑफ SSL सर्टिफिकेट। फिर बार बार पॉपअप्स आते रहेंगे आपको, जो कि आपको अनोइंग कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इट कैन लीड टू द कस्टमर लूजिंग ट्रस्ट इन कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन ऑन दैट वेबसाइट, जिससे कि क्या होता है कि कंज्यूमर्स का जो विश्वास है वो कई बार कम हो जाता है पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करने के लिए। जब हमें ये पता है कि अगर हम इस वेबसाइट को बार बार यूज़ कर रहे हैं और उस पर बार बार पॉपअप्स आ रहे हैं जो हमारे काम में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। आ गया टॉपिक समझ में? यस मैम। ठीक है, इसको रीड कर लेना और अगर कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है। ओके मैम। ओके।